एंड टुडे आई विल हिप्नोटाइज द ऑडियंस। आज मैं इस ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर दूंगा। आज ये ऑडियंस बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बात ध्यान से ना। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ नीतिका जी, जो मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ी है। ये सिर्फ मेरी 20 सालों की तपस्या से ये बात मैंने कहीं ना कहीं एनालाइज करी है कि ये ऐसा होना चाहिए। जो लोग जिंदगी में अपने ऊपर खर्च करते हैं, लोग उन्हीं को बाद में गूगल पे सर्च करते हैं। नमस्ते योगेंद्र जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं जानती हूँ, आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट में 20 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो कैसा फील करते हैं आप? 20 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अब कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत पहले जब मैं इस फ्रेटर्निटी में मैंने कदम रखे, तो तब मैंने एक महान व्यक्ति की कुछ बातें सुनी थी, और उन्होंने बोला था कि आप जिस फील्ड में हैं, अगर उस फील्ड में आप का अपना सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, और अगर उस फील्ड में आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो वो फील्ड बहुत ही अच्छी फील्ड है, और वो फील्ड में आप लॉन्ग लास्टिंग आप काम कर सकते हैं। तो जहां तक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का बात है, तो मैंने अपना सेल्फ डेवलपमेंट बहुत किया, और मैं लगातार हर साल नए नए कोर्सेज करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देता हूँ। और एट द सेम टाइम मैंने 25 से 30 हजार लोगों को ट्रेन किया। जैसा आपने बताया 20 साल हो गए मुझे, तो 25 से 30 हजार लोगों को जब मैंने किया है। आज बहुत सारी जगह जब लोग बोलते हैं कि सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, ये बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों के डेवलपमेंट में मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। और शायद हो सकता है भगवान ने मेरे को इसी काम के लिए भेजा हो कि मैं जाऊं इस धरती पे और कुछ अपना डेवलपमेंट करूं, और साथ ही साथ लोगों का डेवलपमेंट। कैसे स्टार्ट करी थी आपने ये जर्नी? जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं कानपुर शहर से हूं, आपको पता है। और मैंने एक बार लाजपत भवन में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम सबके इस ट्रेनिंग जगत के गुरु माने जाते हैं, शिव खेड़ा जी, जिनकी बुक है जीत आपकी। उनका मैंने लाजपत भवन में प्रोग्राम अटेंड किया, और उस समय मैं सेल्स की एक जॉब कर रहा था। और उस प्रोग्राम में लाजपत भवन में बहुत भीड़ थी। 300 रुपए का टिकट था। उस समय 300 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, आज से 20 साल पहले। तो वो टिकट लेके मैं अंदर गया, और बहुत भीड़ थी वहां पे। मैंने खड़े होकर उनका 3 घंटे का प्रोग्राम देखा, और उस प्रोग्राम ने मुझे इतना ज्यादा मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा किया, और मैंने उसी हॉल में डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्रेनर बनना है, और मुझे एलएनडी फील्ड में ही कुछ करना है। क्योंकि जो ऑरा शिवखेड़ा सर का था, और जो उन्होंने ऑडियंस को जिस तरह से 3 घंटे बांध के रखा हुआ था, जो ऑडियंस उनकी रिस्पेक्ट कर रही थी, उनके प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग उनके आगे पीछे घूम रहे थे, तो वो मुझे लगा कि समहाउ मेरे को यही करना है। और इसलिए मैं मैंने सेल्स में बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे एलएनडी फील्ड में आना है। और मैं मतलब वही कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है, और उस पर इतनी जोरों से काम करना शुरू किया कि 6 महीने में मैं ट्रेनर बन गया। 6 महीने में एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सिलेक्शन एज ए ट्रेनर हो गया। अमेजिंग। मैंने आपकी कई सारी ट्रेनिंग्स और प्रेजेंटेशंस अटेंड किए हैं, तो मेरे को बहुत इम्पैक्टफुल लगता है आपका प्रेजेंटेशन। आप जिस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब कैसे हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रेजेंटेशंस को आप कैसे इम्पैक्टफुल बनाते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि एज ए ट्रेनर मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले जैसे मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूँ आईपीएस, तो आईपीएस के फॉर्मूले का सबसे पहला आई है इम्पैक्ट। तो एक ट्रेनर को बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। ट्रेनर हो या कोई भी प्रेजेंटर हो, कोई भी पब्लिक स्पीकर हो, आज की डेट में कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, राइट। ट्रेनर का मतलब यही नहीं कि जो लोगों को ट्रेन कर रहा है किसी कंपनी में एज ए ट्रेनर, एज ए ट्रेनिंग मैनेजर काम कर रहा है, नॉट लाइक दैट। कहीं पर भी आप किसी को भी कोई चीज अगर प्रेजेंट कर रहे हो, राइट, एक सेल्स पर्सन भी 1-to-1 किसी को कोई चीज प्रेजेंट करता है, राइट। तो कोई भी प्रेजेंटर, तो अभी यहाँ ट्रेनर की जगह हम लोग प्रेजेंटर यूज कर सकते हैं। सो प्रेजेंटर को अगर सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, वो है इम्पैक्ट। उसकी हर चीज में इम्पैक्ट होना चाहिए, उसकी बात में, उसके हाव भाव में, उसके टोन में, वोकल इफेक्ट में एक इम्पैक्ट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा पी का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो किसी ना किसी सामने वाले की निजी जिंदगी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, राइट, अपनी बातों से, अपने किसी नॉलेज से। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस फॉर सिंप्लीफाई। जो भी बात करनी है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से करना है, बहुत ही सरल तरीके से करना है, ताकि वो बात बहुत आराम से किसी को समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना है। तो ये आईपीएस एक तो ये फॉलो करना है। दूसरा
जब भी हम कभी खड़े होते हैं कुछ भी बात करने के लिए, तो कई सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले तो एक छोटा सा एक एफर्मेशन आपको डालना है, अपने आप से कहना है कि आई एम द बेस्ट। अगर आप कुछ भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, या आप सेल्स कॉल पे जा रहे हैं, या आपको किसी स्टेज पे किसी ने बुलाया, आप किसी प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो आपको अपने आप से एक एफर्मेशन देना है कि आई एम द बेस्ट एंड टुडे आई विल हिप्नोटाइज द ऑडियंस। आज मैं इस ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर दूंगा। आज ये ऑडियंस बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बात ध्यान से ना सुने। ये एफर्मेशन अपने आप को देने। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ नितिका जी, जो मैंने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ी है। ये सिर्फ मेरी 20 सालों की तपस्या से ये बात मैंने कहीं ना कहीं एनालाइज करी है कि ये ऐसा होना चाहिए, राइट। ये मैंने कहीं किसी से सुना नहीं है, ये करेक्ट। आप कह सकते हो ये एक सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रिसर्च है जो उससे ये बात निकल के आई। और सबसे मेन एक बात है कि आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाइए। आप अपने ज्ञान को, मतलब अपनी नॉलेज। मैं मानता हूँ लोग बोलते हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, है ना, कि शेयर में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में करो, इसमें करो, उसमें करो। ये क्या देंगे? रिटर्न्स देंगे। मेरा मानना है नॉलेज पे आप इन्वेस्ट करो। जो नॉलेज आपको रिटर्न्स देगी, ऐसा रिटर्न्स आपको दुनिया का कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता जो आपको नॉलेज दे सकती है। मैं हर साल नए नए कोर्सेज करता हूँ, बहुत सारे, है ना। लास्ट ईयर मैंने कोर्सेज किए, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए के मैंने कोर्सेज किए। कुछ लोग पूछते हैं कि आप इतने पैसे अपने ऊपर क्यों खर्च करते हैं। मैं एक ही उनको बात बोलता हूँ कि जो लोग जिंदगी में अपने ऊपर खर्च करते हैं, लोग उन्हीं को बाद में गूगल पे सर्च करते हैं। वाओ, अमेजिंग। तो ये जो आईपीएस आपने फॉर्मूला बताया, हाँ। अगर हम इसमें डीप डाइव करें, हाँ। ठीक है, कि आपने जो रिसर्च करी, अपने एक्सपीरियंसेस से आपने बताया हमें, तो अगर हम इस पे डीप डाइव करें तो थोड़ा सा आप हमें डीपली समझाइए कि हम कैसे इसमें और समझ सकते हैं। इम्पैक्टफुल के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो जैसे हमको विजुअल, वर्बल एंड वोकल पे काम करने की जरूरत है। नॉर्मली किसी से भी आप पूछेंगे कि 100% कम्युनिकेशन क्या होता है, में हमारे शब्दों का क्या योगदान है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक 100% एक कम्युनिकेशन अगर हमको करना है, तो हमारे वर्ड्स का उसमें कंट्रीब्यूशन कितने % है, तो आपका आंसर क्या होगा? मेरे को लगता है कि 50% तो वर्ड्स का होगा, मतलब क्योंकि वर्ड्स हाँ बहुत, काफी शब्द ही तो सब कुछ है, हाँ। शब्द ही तो सब कुछ है, राइट। एंड अगर नॉर्मली आप किसी से और पूछेंगे तो हो सकता है कोई 80 बोले, 90 बोले, हो सकता है बहुत सारे लोग 100% बोले। हाँ। ये बोले कि अरे भाई शब्द ही तो है कम्युनिकेशन में, इसके अलावा कुछ है कहाँ, और क्या होता है, राइट। जैसे आपने भी 50 बोला, लेकिन मैं आपको एक रिसर्च से बता रहा हूँ, जो रिसर्च है 60-70 ईयर्स पुरानी एक रिसर्च है जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हुई हार्वर्ड में। उस रिसर्च में प्रोफेसर्स ने इस बात को साइंटिफिकली तरीके से प्रूव किया कि जो हमारे आपके शब्द हैं उनका जो योगदान है वो केवल 7% है, केवल 7%, राइट। तो आपको लग रहा होगा 7% अगर केवल शब्द होते हैं तो बाकी चीजें क्या होती हैं। सो बाकी जो 38 है वो 38 है हमारी टोन, हमारी स्पीड, हमारा वॉल्यूम, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा मॉड्यूलेशन, हमारी पिच, हमारा डिक्शन यानी सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। ये जो वोकल पार्ट है, दैट इज, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये 38%। आप याद करिए शोले मूवी, आप किसी भी मूवी के आप डायलॉग्स देखिए, ठीक है ना। जैसे डायलॉग है शोले मूवी का, अगर आप ध्यान से देखिए कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, राइट। तो अब आप सोचिए अगर ये इसमें कोई 38 का इम्पैक्ट नहीं होता, सिंपल ऐसा अगर डायलॉग होता कि ठाकुर ये हाथ दे दे, तो क्या कोई इम्पैक्ट आता? या धर्मेंद्र ने उस मूवी में बोला बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, अगर वो सिंपल बोलता है बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, क्या कोई भी इम्पैक्ट आता? क्या? सो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई बात कहते हैं, बात क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, तो पीके मूवी में आमिर खान ने एक बात बोली कि ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो अच्छा के भी 3 मीनिंग है। तो बोलते हैं अच्छा राइट। सो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आता है। तो ये वोकल पार्ट है, और इसके बाद जो एक बहुत बड़ा पार्ट है दैट इज बॉडी लैंग्वेज, जिसका 55% यूज है। जैसे अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के पूरे अगर आप संसार की बात करेंगे तो 2 लाख साल का रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन जो माना जाता है कि 10,000 साल पहले केवल लैंग्वेज डेवलप हुई, उसके पहले लैंग्वेज नहीं थी, कोई भी भाषा नहीं थी। तो अब आप सोचो कि 1,90,000 साल बिना लैंग्वेज के ये मानव जाति चली है, ठीक है। सो अगर 1,90,000 साल बिना लैंग्वेज के मानव जाति चली है, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन तो तभी होता होगा, बिना कम्युनिकेशन के तो लोग चल नहीं सकते। तो इसका मतलब है शब्द नहीं थे, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता था। क्यों? क्योंकि 55% जो कम्युनिकेशन का योगदान है वो बॉडी लैंग्वेज से है।
और बॉडी लैंग्वेज 55% है, यानी बात हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। मोर देन 50% हुआ यानी हमने अपनी बात समझा दी। जैसे आप पेट्स को देखिए, वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन कम्युनिकेट तो करते हैं ना। छोटे बच्चे वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट तो करते हैं ना। तो अभी आपको समझ आ गया होगा इस पूरा। तो अभी एज ए प्रेजेंटर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कहीं पर भी अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारे हैंड मूवमेंट, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम कैसे खड़े हैं, हमारी पोजिशनिंग, हमारी पावर पोजिशनिंग, हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे माइक्रो एक्सप्रेशन, हमारे आई मूवमेंट्स, हमारी स्माइल, ये सब कुछ बहुत मैटर करती है। और ये सब कुछ का जो रोल है दैट इज 55%, जिसको हम विजुअल इंपैक्ट बोलते हैं। तो अगर वर्बल, विजुअल एंड वोकल, ये तीनों 738-55 को एक प्रेजेंटर बखूबी यूज करना उसको आ गया, तो आप ये मान के चलिए उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और वो जो चाहता है वो ऑडियंस में वैसी, वो जिसको बड़ी देसी भाषा में बोलते हैं आंख लगाना, है ना, या इम्पैक्ट क्रिएट करना, जैसे मैंने अभी आपको बोला, वो इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, फॉर्मूलेज बहुत बता रहे हैं, IPS V3। तो नेक्स्ट टाइम और भी फॉर्मूलेज। तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे फिजिक्स, मैथ्स इन सब में बड़ा इंटरेस्ट था, और मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला एक जरिया है, राइट। कोई भी आप जरिया आगे बना लेते हैं तो आपको चीजें रिकॉल करने में आसानी होती है, राइट। तो एज ए ट्रेनर, मैं 20 सालों से ट्रेनर हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। तो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एक सिंप्लीफाई एक वे है अपनी बात को कम्युनिकेट करने का और रिकॉल रखवाने का, कि वो हमको याद आ जाए कि IPS, अब किसी को मैं बताता हूँ तो वो इंडियन पुलिस सर्विस से वो रिलेट करके उसको समझ में आएगा कि नहीं जी, IPS का तो मतलब सर ने कभी ये बताया था कि इम्पैक्टफुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिंप्लीफाई, राइट, वैसा। तो अगर हम प्रेजेंटेशन का ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम डीप डाइव करें, तो जैसे कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये भी आई थिंक मैटर करता है काफी, कि हमें एंडिंग कैसे करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो इस पे थोड़ा स्टार्ट करने के लिए अगेन मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसका नाम है TTT, राइट। तो TTT का मतलब है, जैसे एक प्लेन होता है, आपने देखा होगा, सबसे पहले प्लेन एक बे में खड़ा होता है, फिर वो धीरे से अपनी बे से निकल के आता है, फिर वो अपने रनवे तक धीरे धीरे पहुंचता है, फिर वो रनवे पे आता है, फिर वो बहुत तेजी से दौड़, मतलब रनवे पे फास्ट स्पीड से वो दौड़ता है, और उसके बाद वो धीरे से टेक ऑफ करता है, फिर टेक ऑफ करके एक रडार पे आता है, फिर वो प्लेन फ्लाई करता है, एंड जहां भी वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी हाइट कम करता जाता है, ऑल्टीट्यूड कम करता जाता है, फिर वो धीरे से वो रनवे पे आता है, फिर वो रनवे पे दौड़ता है, और फिर स्पीड कम होती है, फिर वो आपके आता है। सेम ऐसे ही हमको अपने प्रेजेंटेशन को देखना है कि अपने प्रेजेंटेशन को सबसे पहले स्टार्ट करना है बहुत ही बिग बैंग के साथ, बहुत ही पावर पैक बिग बैंग के साथ में स्टार्ट करना है। तो पहला टी है टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, यानी आपको वो बताना है बहुत इंपैक्टफुल तरीके से। मैं अभी आपको उसका भी एक फॉर्मूला बताऊंगा कि ये पहले वाले टी में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद टेल देम, अब आपको जो कंटेंट आप बताने आए वो आप बता दीजिए, जिस भी विषय पे आप बात करने आए वो आप बताइए, और उसके बाद में लास्ट में टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम। एक बार चलते समय एज ए प्रेजेंटर, एज ए ट्रेनर, एज ए पब्लिक स्पीकर की जिम्मेदारी है कि उसने जो भी बात बताई है उस बात को समराइज करे, उसको पैराफ्रेज करे, और एक बार फिर से रिकॉल करा दे, सो दैट जो भी ऑडियंस जब अपने वहां से निकले तो एक टेक अवे लेके निकले, उसको लगे कि नहीं आज सर ने 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे जो भी टाइम लिया, उस टाइम में मैंने ये सीखा और ये मेरा टेक अवे है, राइट। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो पहला वाला टी था जिसका नाम था टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। आपने बोला कैसे स्टार्ट करें एक बिग बैंग के साथ में, एक बहुत ही पावरफुल इंपैक्टफुल शुरुआत कैसे हो। तो पहले वाले टी में एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है इंट्रो, INTRO। तो पहला आई जो है वो आई है इंटरेस्ट, आपको कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो आप स्टार्ट करिए किसी स्टोरी से कि आप आए और आपने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, आपने स्टार्ट किया कि एक टाइम था जब अमेरिका में एक ऐसा हुआ, कोई भी एक ऐसी बात इंडिया की, अमेरिका की, या कोई एक्टिविटी की, आप आए और आपने एक कैंडल जलाई और कैंडल एकदम से जली और आपने वो कैंडल बुझा दी, तो उसको पानी में डाल दिया। तो वो कुछ ऐसा इंपैक्ट, कोई ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो कि लोगों को लगे यार ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। फिर उस इंटरेस्ट को आपको एनफॉर किसी नीड से जोड़ देना है, सामने वाले की जो भी जनता है उसको नीड से जोड़ देना है, राइट। आपको इस जरूरत से जोड़ना है। उसके बाद आपको अपना टॉपिक बताना है कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। फिर R फॉर रेंज, यानी आपको रेंज के बारे में बताना है कि हम इतनी देर आपसे बात करने वाले हैं, सो दैट ऑडियंस रेस्ट अश्योर हो जाए कि हाँ इतनी देर बात होने वाली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, O फॉर ऑब्जेक्टिव। लोगों को उसी जगह आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि अगर आज आपने सेशन अटेंड किया, आज आपने प्रोग्राम अटेंड किया, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं।
अगर आपने ये इंट्रो यानी पहले वाला जो टी है, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, आपने अगर वहीं पे ये इंट्रो पार्ट डाल दिया, और इस पूरे काम में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इस काम में बहुत ज्यादा लगे, मैक्सिमम 3 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा आपकी स्टोरी या एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और अगले 2 मिनट में आप नीड, टॉपिक, रेंज और ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर दें। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन पे आप आगे बढ़ें। फिर आप देखिए आपके प्रेजेंटेशन में क्या खूबसूरती से 4 चांद लग जाएंगे, राइट? तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, और अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन वेरी इंपैक्टफुल, वेरी पावरफुल। एंड I also want to know the ending, how we can manage the ending. एंडिंग, सो एंडिंग में सबसे पहले तो आपको एक पैराफ्रेज करना है। जैसे बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और अचानक से ये होता है कि चलिए थैंक यू सो मच, ओके नमस्कार, है ना, अभी हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्लेन उड़ रहा है, अब अगर उसको लैंड करना है तो ऐसा थोड़ी ना पायलट एकदम से नीचे लाएगा और बिल्कुल अपने उस पे बे पे खड़ा कर देगा, नॉट लाइक दैट, राइट? तो धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड कम होता है, फिर आता है। सेम उसी तरीके से जब आप एंड कर रहे हो तो एंड आपका होना चाहिए किसी स्टोरी के साथ में, राइट? एंड आपका होना चाहिए एक समराइज, पैराफ्रेज करने के साथ में। एंड आपका होना चाहिए किसी एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलिए अच्छा अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलिए एक एक करके हम लोग लर्निंग्स को ड्राइव करते हैं, राइट? आप लोग ऑडियंस, अगर आपके सामने कोई ऑडियंस है तो आप उनसे लर्निंग पूछ सकते हैं, राइट? आपके पास कोई बॉल है तो आप बॉल फेंक के कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, कि आपने किसी को बॉल फेंकी और आपको ये बोलना है कि जिसके पास में बॉल आएगा वो कम से कम एक लर्निंग को डिस्क्राइब करेगा कि उसने आज क्या सीखा, है ना? फिर वो बॉल किसी को पास कर देगा, जिसके पास जाएगी वो एक और लर्निंग को बताएगा, ऐसे करके। तो ऐसे क्या हुआ, एक एक्टिविटी भी हो गई। बिग बैंग के साथ में आपने अपने प्रेजेंटेशंस को एंड भी किया, आपने शुरुआत करी थी लेकिन एंड भी किया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, द एंड इज वेल, द ऑल इज वेल, राइट? एंड एट द सेम टाइम आपने पैराफ्रेज भी करा दिया। तो आपने चलते चलते एक लोगों को टेक अवे भी, जिसका एक थोड़े कुछ लोगों का अगर ध्यान इधर से उधर रहा होगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो उनको भी लग गया ओ माय गॉड, ये वाली लर्निंग भी थी, देखो इसमें मैं हो सकता बाहर चला गया हूँ, है ना, किसी छूट गया, मिस हो गया, तो उसको भी एक टेक अवे मिल गया और रिकॉल हो गई चीजें कि हाँ ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हुए थे। सो इसलिए लास्ट भी हमारी जो एंडिंग है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। आप देखिए ना, किसी भी मूवी में अगर एंड, बहुत सारी मूवीज हैं जो शुरुआत में अच्छी लगती है लेकिन लोग लास्ट में बहुत अच्छा मूड लेके बाहर नहीं आते, कहते हैं अरे यार एंडिंग मजेदार नहीं थी। और अगर किसी मूवी की एंडिंग भी बढ़िया है, बीच में थोड़ा सा सुस्त थी, मोनोटोनस सी लग रही थी मूवी, लेकिन एंडिंग बहुत बढ़िया, आप हंसते हंसते थिएटर से बाहर निकलते हैं तो खुश हो जाती है तबीयत। क्यों वो लगता है नहीं यार बीच में थोड़ा सा था लेकिन लास्ट में एंडिंग बहुत ही शानदार थी, मजा आ गया मूवी देख के। तो एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग और स्टार्टिंग हमने देख ली, मिड में हम कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं कि हम अपने मिड को भी बेटर, जैसे कि कैसे हम ग्रूमिंग कितना इंपॉर्टेंस रखती है उसमें, और भी चीजें हैं आप बेटर बता सकते हैं। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप ये तो बिल्कुल समझ लीजिए कि प्रेजेंटर का कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, राइट? और कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग कॉन्फिडेंस को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। अगर आप प्रॉपर्ली ग्रूम्ड हैं, आपने बहुत अच्छी सी ड्रेस कैरी की हुई है, आपने के शूज, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी अगर आप बियर्ड रखते हैं तो वो प्रॉपर ट्रिम्ड है, अदरवाइज आप बिल्कुल क्लीन शेव है, जो भी है, जो कुछ भी आपका होना चाहिए वो एकदम अगर वेल पॉलिश्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मेंटेन्ड है, तो ये चीज आप ये निश्चित रूप से मानिए कि आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगी। और अगर कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होगा तो आप ये मान के चलिए आपकी वो जो फील है, जो आपका मेस्मराइजिंग इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली वो आपको झलकने लग जाएगा, वो दिखने लग जाएगा, राइट? तो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग के साथ साथ एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको नर्वस नहीं होना है, राइट? तो नर्वस कई बार होता है कि ग्रूमिंग हमने कर ली, सब कर लिया, लेकिन फिर भी हम आए स्टेज पे और स्टेज पे आने के बाद ब्लैंक हो गए, राइट? हम आंखों के सामने लग रहा है ओ माय गॉड, जितना याद किया था वो तो भूल ही गए। आप बहुत बड़े बड़े आप प्रेजेंटर और इन लोगों की बात सुनिए, जब इन लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया, है ना, संदीप बहशुरी जी एक बार बता रहे थे कि जब वो उनका पहला शो था, वो शो में खड़े हुए और सामने गए और सामने भूल गए कि उनको क्या बोलना है, राइट? तो आज वो आप देखिए कि वो कितने बड़े ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उनके भी साथ में ऐसा हुआ था। तो वहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो एफर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक उस पर भी मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड द स्वैग। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, राइट? हाँ, तो वो अगर ये स्वैग होगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एज ए ट्रेनर प्रेजेंटर आप किसी के सामने खड़े तो आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। एंड एज फॉर एज सेल्फ अवेयरनेस,
आपको पूरी तरह से जब आप अपनी बात कह रहे हैं, आप स्टेज पे खड़े हैं, आप कोई भी बात आप कह रहे हैं, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस में रहना है। उस समय 1% भी आपको ये नहीं सोचना है कि क्या है, कैसे होगा, या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या कोई आपको सपोज घूर के देख रहा है, या कुछ वियर्ड कुछ आपको कोई ऐसा सीन दिख गया तो आप वहीं पे अटक गए। कुछ नहीं, आपको उस समय केवल और केवल एकाग्रचित्त, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए, या मेटा कॉन्शियसनेस जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोल रहे हैं, आपको पूरी सेल्फ अवेयरनेस के साथ में वहां पे खड़े होना है और प्रेजेंट करना है। डब्ल्यू फॉर आप वाटर ले सकते हैं पहले और ड्यूरिंग दी आपका प्रेजेंटेशन अगर चल रहा है। आप देखिए कई बार मोदी जी भी बोलते बोलते एक सिप पानी का ले लेते हैं, या बड़े बड़े लीडर्स को, पब्लिक स्पीकर्स को आपने देखा होगा, तो वो आपको क्या करता है, कई बार थ्रोट कुछ वैसा हो गया, या आप वाटर कई बार आपको इंस्टेंट आपकी नर्वसनेस को दूर करता है, क्योंकि बटरफ्लाई इन द स्टमक इज नर्वसनेस, और जैसे ही आप थोड़ा सा पानी लेते हैं कि ऑक्सीजन जाती है तो आपकी नर्वसनेस को आपकी दूर करती है। साथ ही साथ थोड़ी सी डीप ब्रीथ आप ले सकते हो, 2-3 गहरी सांसें, ऐसी ना हो कि वो सामने दिखने लग जाए कि हमने कोई अनुलोम विलोम स्टेज पे स्टार्ट कर दिया, नॉट लाइक दैट, बट हाँ डीप ब्रीथ आप गहरी 2-3 अगर आप सांसें लेते हैं वो भी आपको काफी मदद करते हैं। तीसरा ए फॉर है एफर्मेशन, कि आपको उस समय एफर्मेशन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको 2-3 एफर्मेशन आपको लिख लेनी है जो आपको बूस्ट करें, जिसमें से एक है कि आई एम द बेस्ट, दूसरी है आई विल हिप्नोटाइज द ऑडियंस, और तीसरी है टुडेज माय प्रेजेंटेशन वुड बी द टेरिफिक ऑसम प्रेजेंटेशन, राइट। आपको ऐसी 2-3 एफर्मेशन अपने आप को देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी फॉर ग्रूमिंग, जैसा वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक बार आप जाने से, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी ड्रेस को प्रॉपरली जरूर देख लीजिए कि वो प्रॉपर क्लीन्ड है, आयरन्ड है, और बहुत ही मैचिंग उसकी प्रॉपर है ना। ऐसा नहीं है कि लाल पैंट पे पीली शर्ट, राजा हिंदुस्तानी बन के हम जाएंगे, राइट। तो इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप रखते हैं देन नो डाउट इसमें कि आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं। आपने जैसा कि बताया, मुझे लगता है आपके ट्रेनिंग सेशंस बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही पावरफुल रहते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो अटेंड नहीं किए, बट थोड़े बहुत करे हैं, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशंस आपके रहते हैं। तो इसमें फीलिंग्स कितना मैटर करती हैं, मतलब आप किसी चीज़ को कितना फील करके बोल रहे हैं, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। वो आपका जो V3 है उसके किस सेक्शन में आता है वो, कि हम किस चीज को कितना फील करके बोल रहे हैं, अंदर से बोलते हैं ना कि एक अंदर से आवाज आती है। हाँ। तो वो तो कहते हैं ना गट से आपकी आवाज आनी चाहिए, हाँ। राइट, वो अंदर से आवाज जिसको आप कह रहे हैं। तो देखिए मेरा मानना है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं एंड आपको वो काम में पूरी जान डाल देनी है, पूरी जान, मतलब उसमें फिर 0.01% भी कोई इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए। और ट्रेनिंग तो एक ऐसा काम है कि जब तक आप जान नहीं डालेंगे तब तक आपके वो बात दिल से नहीं निकलेगी। और मैं एक बात बोलता हूं कि चोट दिल पे लगती है, बात तभी बनती है, राइट। और दिल से निकली बात ही दिल तक पहुंचती है, और चोट दिल पे लगती है, बात तभी बनती है। तो आपके दिल से तब निकलेगी जब आपने पूरी जान डाल दी है, पूरी अंतरात्मा से आप बोल रहे हैं, पूरे भाव से बोल रहे हैं, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में आप बात कर रहे हैं। और जब आप ऐसे बोलेंगे तो आपके दिल से निकलेगी, और आपके दिल से निकलेगी तो वो किसी के दिल तक पहुंचेगी। और अगर ये हो गया तो आप निश्चित मानिए कि आप जिस समय, जब आपने पहले तो एफर्मेशन ये किया है, और फिर जब आप इस फीलिंग्स के साथ में आप बोलना शुरू करेंगे कि मेरी एक एक बात यहाँ पे बैठी हर ऑडियंस, चाहे वो 100 लोग हैं या 200 हैं या 500, 1000, जितने भी लोग हैं, मेरी एक एक बात इस एक एक यहाँ पे बैठे हुए लोगों के दिलो दिमाग में असर कर रही है। वो क्या मजाल है कि मेरी बात को जरा सा भी इग्नोर कर पाए। तो आप ये मान के चलिए, आप देखेंगे जैसे ही आप प्रेजेंटेशन अपना एंड करेंगे, आपकी जैसे ही टॉक कंप्लीट होगी, आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट ऑडियंस अपने आप आपको तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन और इनसे आपको देना शुरू कर देंगे, आई एम श्योर। तो ये अफर्मेशंस बेसिकली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं वहां, कह सकते हो आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है। अफर्मेशन आपको एम्पावर करती है। देखिए मेरा मानना है कि हर जो कुछ भी हम बोलते हैं, जब हम, हमारे शब्दों में एनर्जी है, राइट, हमारे हर वर्ड में एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्रिएट होती है। और वो एनर्जी क्या है, एनर्जी बेसिकली जब क्रिएट होती है और वो यूनिवर्स पे मैसेज आता है, और यूनिवर्स हमको वो एनर्जी को मैनिफेस्ट करके दे देता है, जिसको हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, राइट। सो हमने जब ये बोला कि आई एम द बेस्ट, टुडे आई विल हिप्नोटाइज द ऑडियंस, टुडे माय प्रेजेंटेशन वुड बी द ऑसम एंड द टेरिफिक प्रेजेंटेशन, तो ये एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ये यूनिवर्स में जा रही है, और यूनिवर्स हमको अकॉर्डिंगली मैनिफेस्ट करके दे रहा है, व्हिच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो प्रेजेंटेशन में बेसिकली एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है? आपको कितना टाइम लगा इन सब चीजों को ओवरकम करने, लाइक बटरफ्लाई इन द स्टमक और ये सब?
देखिए बटरफ्लाई इन द स्टमक मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में था जरूर, जब मैं ट्रेनिंग में मैंने कदम रखा तो स्टार्टिंग में था, लेकिन जब आप अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हो जाते हो और साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज पे बहुत काम करते हो, जब आप अपनी नॉलेज पे काम करते हैं, आप अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत सीरियस हैं आपके लिए, जैसे मेरे लिए मेरा ट्रेनिंग का जॉब इज नॉट ए ओनली द जॉब, नॉट ओनली द कॉमन वर्क, ये मेरे लिए एक मेरी साधना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी तबियत नहीं ठीक होती है, अगर मैं एक सेशन ले लेता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ, तो मैं आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा फील होने लगता है। तो अब आप सोचिए कि मेरे लिए ये मेरा काम, मेरे लिए प्रोफेशन, ये मेरे लिए मेडिसिन का काम करता है। तो इसके लिए यही है कि आपने अगर ये किया है, नो डाउट एक्सपीरियंस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फ्लो अच्छा हो जाता है, आपका पब्लिक को समझने का, पब्लिक को अंडरस्टैंड करने की आपकी मास्टरी, आपका जो एक कमांड है वो आपका बहुत ही डेवलप होता है। बट आज ऐसा नहीं है कि इसके लिए 20 साल ही चाहिए, है ना। आज आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटर हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं, जिनको अभी 2, 3, 4 साल हुए हैं, और आज आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस लग रहे हैं। सो इसके लिए आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कैरी किया हुआ है तो आप, जरूरी नहीं है आप 2 साल के एक्सपीरियंस से भी 20 साल जैसे एक्सपीरियंस का कॉन्फिडेंस कैरी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि जो बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, जो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो उनका जो स्पीकिंग स्किल्स होती है वो डेवलप होती है मिरर टॉकिंग से। तो वो स्टार्टिंग में मिरर टॉकिंग करते हैं, तो क्या ये सच में है या काम करता है? बिल्कुल, ये मैंने भी किया है। ओके। ये मैंने किया है। देखिए उस समय जब मैंने किया तब तो ये मोबाइल कैमरा फोन थे नहीं, ठीक है ना, तो तब तो ये था नहीं, लेकिन आज ये है, तो आज आप उसको मिरर से रिप्लेस कर सकते हो अपने फ्रंट कैमरा से। आपके आज की डेट में सबके पास में स्मार्टफोन है और उसमें कैमरा है। तो मेरे टाइम पे क्या था कि हम लोग मिरर में देख के बातें करते थे। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था, तो मैंने मिरर में खड़े होकर सामने इंग्लिश बोलना शुरू किया, स्टार्टिंग करी, प्रैक्टिस करी, क्योंकि ये पता था कि ट्रेनिंग में आना है तो उसके लिए फ्लुएंट होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसा। एंड आज लेकिन वो फ्रंट जो मिरर है, मिरर के सामने खड़े होकर बोलना, आज वो रिप्लेस कर चुका है मोबाइल। तो आप मोबाइल के सामने आप कुछ भी, आपको जो भी प्रेजेंट करना है, आप छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, आप देखिए, आप उसको रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके फिर आप खुद देखिए। आप जब अपना कोई भी 1 मिनट का, 2 मिनट का अपनी प्रेजेंटेशन आपने दिया, सपोज आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, राइट, तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कई बार इंटरव्यू में इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रैक्टिस, उनका जो प्रिपरेशन थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और वो क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बस रैंडमली उन्होंने क्वेश्चंस कुछ देख लिए, इधर उधर से कुछ किया और वो सीधे चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड करिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए, राइट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आप उसके आंसर्स दीजिए। फिर आप वो खुद देखिए वीडियो, और खुद आप अपने आप को एज ए इंटरव्यूअर की तरह से कंसीडर करिए कि अगर मैं इंटरव्यूअर हूं और ये कैंडिडेट मेरे सामने अगर ऐसे रिस्पॉन्सेज देगा, आंसर देगा, तो क्या मैं इसको हायर करूंगा? तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरे को अभी कहां पे काम करने की जरूरत है। और वो जो स्मॉल पॉइंट्स हैं, अगर आपने वो ठीक करने शुरू कर दिए, तो आप देखेंगे कि आप टाइम टू टाइम बहुत तेजी से आप डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और जो भी आपके छोटे मोटे आपके मिस्टेक्स हैं, आपके इम्परफेक्शंस हैं, वो क्लियर होते जाएंगे। स्लाइड्स का कितना रोल है प्रेजेंटेशन में? जो हम स्लाइड्स चलाते हैं, जैसे कई हमने स्पीकर्स को देखा है जो कि कभी स्लाइड्स का यूज नहीं करते, बट ऐसा नहीं है कि उनकी इम्पैक्टफुल नहीं होती है प्रेजेंटेशन, राइट। तो स्लाइड्स का सच में रोल है या फिर नहीं? देखिए स्लाइड का रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कई सारे लर्नर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो टाइप बताया, ऐसे मैं अभी आपको लर्नर्स का टाइप बता रहा हूँ। जैसे कुछ लर्नर होते हैं, वो होते हैं विजुअल लर्नर, उनको वो देख के सीखते हैं। कुछ लर्नर होते हैं ऑडिटरी लर्नर, वो पढ़ के सीखते हैं। और कुछ लर्नर होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, वो कुछ करके सीखते हैं, राइट। तो अब जो मेरे सामने जनता है वो तो मिक्स है, उसमें कुछ विजुअल लर्नर है, कुछ ऑडिटरी लर्नर है, और कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर है। तो क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी उस ऑडियंस में जो ऑडियंस मिक्स है वो कैसी है, तो अब जो हमारी स्लाइड है वो विजुअल लर्नर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो विजुअल लर्नर है, जो पढ़ के सीखता है, राइट, उसको अगर स्लाइड भी चलती है तो वो आप जो बोल रहे हैं उसको वो रेफर करेगा, ये करेगा। वहां पे एक पॉइंट है, काम आता है। दूसरा, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, कई बार क्या होता है, आप एक्सपीरियंस के बाद तो आपको चीजें याद हो गई।
जैसे हम लोगों को 20 साल हो गए, तो अभी चीजें बहुत सारी हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, लेकिन इस इनिशियल स्टेज में कई बार आप बीच में एकदम ब्लैंक हो सकते हैं, आपको लग रहा है ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं। तो जो स्लाइड्स हैं वो आपको रेफरेंस देती हैं कि हाँ ये स्लाइड आई, तो उस स्लाइड ने आपको रेफरेंस दिया, आपको पॉइंट्स दिए कि इन पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है। तो आपका जो इंटायर कन्वर्सेशन है वो बहुत स्कैटर्ड नहीं होता है, वो बहुत एक ऑर्गेनाइज रहता है। सो ऑर्गेनाइज करने के लिए या आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। हो सकता है आप रैंडमली बोल रहे हैं, आपका जैसे आपने अपना स्टेज से नीचे उतरे या आपने अपना वीडियो एंड किया या आपने कुछ भी किया तो आपको लग रहा है ओ माय गॉड ये पॉइंट तो मेरे से मिस हो गया। लेकिन अगर आपके पास स्लाइड्स थी, आपके पास में एक पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपसे पॉइंट्स स्किप नहीं हो रहे हैं, एट द सेम टाइम आपसे कुछ एग्जैजरेशन नहीं हो रहा है, कुछ आउट ऑफ द बाउंड्री आप बात नहीं कर रहे हैं, जिससे आप विद इन टाइम फ्रेम अपने पूरे कंटेंट को प्रॉपर्ली डिलीवर कर पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप डिपेंड कर सकता है कि आपके ऊपर कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसी जगह है जहां पे आपके पास स्लाइड्स चलाने का मौका नहीं है आपको। लेकिन मेरा मानना है कि एज ए बहुत ही शानदार एकदम टेरिफिक आपको एक प्रेजेंटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर या पब्लिक स्पीकर आपको बनना है, तो आपको वैसी तैयारी रखनी चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपके पास स्लाइड नहीं हो तो भी आपके प्रेजेंटेशन में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लाइड नहीं है तो आप बात ही नहीं कर सकते या आपके प्रेजेंटेशन में वो वाव इंपैक्ट नहीं आएगा जो स्लाइड के साथ आता है। नॉट लाइक दैट। इनिशियल लेवल पे डेफिनेटली यू कैन जस्ट टेक इट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज स्लाइड्स। ओके, तो जैसा कि ऐसे पता चलता है कि दोनों के लिए ही यूजफुल है स्लाइड्स। करेक्ट। ऑडियंस के लिए भी और प्रेजेंटर के लिए। करेक्ट। इसमें ऑडियंस को और इन्वॉल्व करने के लिए जैसे स्लाइड्स तो हेल्पफुल हैं, बट और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन ऑडियंस का हो जाए तो बीच बीच में आप ऑडियंस से कुछ क्विज कर सकते हैं, राइट। आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूं तो मेरे बीच में कई बार आता है कि आर वी ऑन द सेम पेज, आर वी टुगेदर ऑन दिस, राइट, क्या आप हमारे साथ हैं, यस और नो गाइस, है ना। तो आप बीच में कुछ ऑडियंस से ऐसे रिस्पॉन्सेज लेते हैं तो उससे ऑडियंस आपके साथ होती है। या आपने कोई चीज ऐसी डाली, कुछ आप कोई टॉपिक बता रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आपने राइज किया, आपने वो ऑडियंस से पूछा कि अच्छा ये एक बात बताइए, ऐसा कितने लोगों का मानना है, प्लीज कैन यू जस्ट रेज योर हैंड, राइट। तो अगर आप ऑडियंस से हैंड रेज करा रहे हैं, किसी को इन्वॉल्व करा रहे हैं, किसी एक एक्टिविटी में किसी एक दो लोगों को आप स्टेज पे बुला रहे हैं, अगर आप पूरे प्रेजेंटेशन में इन सब चीजों को यूज करते हैं तो नो डाउट अबाउट इट, जितना ऑडियंस एंगेज होगी, जितना आपका पार्टिसिपेशन बढ़िया होगा, जितना आप ऑडियंस को इन्वॉल्व करके रखेंगे, आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को, अपने प्रेजेंटेशन को, अपने पूरे के पूरे इस तरह की मीटिंग्स को आप बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही एकदम एक्साइटिंग बना सकते हैं। तो एंगेजमेंट, ऑडियंस पार्टिसिपेशन इक्वली बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे शायद आपके इस एक पॉडकास्ट में वी कैन नॉट कवर। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आज हमने आपसे सीखा। काफी कुछ सीखा, और मे भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऐसा है कि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस चीज है। हम थ्योरेटिकली उतना नहीं सीख सकते, तो हमें खुद करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को रिमेम्बर करके फिर खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उन चीजों को। तो बहुत कुछ सीखा आपसे। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके इसलिए मैं लास्ट में पूछ रही हूँ कि जो आपने एक बात बताया था, एकाग्रचित्त होना जरूरी है, फोकस। करेक्ट। उस फोकस को कैसे इंप्रूव करते हैं? वो फोकस इंप्रूव होता है, बहुत सारी चीजें। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो नो डाउट अबाउट इट, ये तो बहुत ही एक अमेजिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। सो मेडिटेशन आप करिए, और मेडिटेशन आप ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत टिपिकल चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको किसी बहुत बड़े योगी सन्यासी के पास जाना पड़ेगा और आपको कोई सिद्धि लेनी पड़ेगी। नॉट लाइक दैट। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। दो टेक्निक है जो मैं फॉलो करता हूँ। एक, आप अपनी ब्रीथ पे आप अपना ध्यान ले जाइए, केवल अपनी ब्रीथ पे आप ध्यान से देखिए कि ब्रीथ आपके अंदर आ रही है, आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। एक ये टेक्निक है जो मैं फॉलो करता हूँ। मैंने ऑनेस्टली, ठीक है, बहुत सारे कुछ पढ़े देखे हैं, लेकिन मैं अपनी टेक्निक फॉलो करता हूँ। दूसरा, आप ध्यान से देखेंगे, जब आप आंख बंद करके किसी साइलेंस प्लेस पे बैठेंगे तो आपको एक अपने अंदर एक साउंड सुनाई देगा, एक आवाज आती है ना। अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो रात में जो झींगुर की आवाज होती है, वो वाली आवाज अपने अंदर आती है, ठीक है। तो आप उस आवाज को सुनने की कोशिश करिए और वो आवाज आपको सुनाई देगी। पहले धीरे धीरे सुनाई देगी, जैसे ही आपका फोकस बढ़ेगा वैसे ही वो आवाज तेज हो जाएगी, राइट।
और आपके दिमाग में जो बकबक होती है, नॉर्मली हमारा दिमाग हमेशा कुछ बकबक करता है, बकबक नहीं, अपने आप से ही बातें करता है, ये है वो है, यहाँ मत जाओ, है ना, वो ऐसा है वैसा। और तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जैसे ही वो बकबक करे आपको बात वो सुनने लगना है, अपने दिमाग की सुनने लगना है। जैसे ही सुनेंगे पता है वैसे ही वो बकबक बंद हो जाती है। जैसे ही आप सुनेंगे वैसे ही वो बकबक, जैसे ही आप सुनना बंद करेंगे वैसे ही वो चालू कर देंगे। तो ये 2-3 टेक्निक है, ब्रीदिंग, बकबक एंड ये साउंड, इनर साउंड। अगर आप ये कर रहे हैं, आप 5 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे आप 10 मिनट पे आइए, 15 मिनट पे आइए। अगर आपने आधा घंटा रोज मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन आप इसको बोलिए या आप जो भी आप बोलिए, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस बोलिए या फोकस इंक्रीज करने की कोई मेथोडोलॉजी बोलिए, नो डाउट आपका धीरे धीरे फोकस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फोकस बढ़ने के साथ ही आप जो कुछ भी करेंगे, आप किसी भी वीडियो बना रहे हैं या आप कोई क्लास ले रहे हैं या आप कहीं भी प्रेजेंट कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप में वो ऑटोमेटिकली आपकी उस डिलीवरी में, आपके प्रेजेंटेशन में वो कहीं ना कहीं वो आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी और उसका आपको फायदा, बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बातों से लग रहा है कि ये सच में कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का आपका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो आपकी साधना है। तो कह सकते हो आप, बहुत ही शिद्दत से मैंने इस काम को लिया है और बिल्कुल ये नहीं समझा, और आगे भी मेरा मानना है। बहुत सारे एक ऐसे पहलू आए जहां पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किसी और दूसरी फील्ड में भी जा सकता था, बट मेरा मानना था कि नहीं, मैं टिल द एंड ऑफ माय लाइफ आई वुड रिमेन इनटू दिस वंडरफुल फ्रेटर्निटी व्हिच इज कॉल्ड द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपसे हमने सीखा कि हमें समराइज भी करना होता है, तो हम लास्ट में समराइज करेंगे इसको भी, तो आप ही समरी बताएं। तो समरी में अगर आप ध्यान से देखिए कि बहुत सारी चीजें, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछते गए और मैं आपको बताता गया कि TVV फॉलो करना है, TTT फॉलो करना है एंड इंट्रो फॉलो करना है, राइट, IPS फॉर्मूला फॉलो करना है एंड ये सारे आपको फॉर्मूले मैंने दिए। लास्ट में एक स्वैग, एक फॉर्मूला आपको दिया कि स्वैग फॉलो करना है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, अगर इन सबको हम बिल्कुल मिला लेते हैं, सही ढंग से कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे एक प्रेजेंटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, कंटेंट क्रिएटर एंड सेल्स पर्सन और कुछ भी। हर आज की डेट में अगर आप ये बताइए कौन नहीं है प्रेजेंटर, हर इंसान, एक डॉक्टर है वो भी प्रेजेंटर है, उसको भी अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, राइट। और हर जगह, चाहे वो स्कूल टीचर है या वो एक एडवोकेट है, एडवोकेट को भी जज के सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना होता है, राइट। तो हर इंसान एक प्रेजेंटर है और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी या कोई कंटेंट क्रिएशन में है तो ही आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब है, इस स्किल का मतलब है कि हम अपनी बात को किसी भी सामने वाले के साथ बहुत प्रभावशाली, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से कैसे डिलीवर कर सकते हैं। और सोचिए अगर ये बात हमको जिंदगी में जितनी जल्दी समझ में आ गई और ये कला जितनी जल्दी हमने अपने अंदर डेवलप कर ली, उतना हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जो भी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं वो यही है कि लोगों को अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना ही लोगों के सामने नहीं आता। कम्युनिकेशन स्किल आप कह सकते हो, राइट। तो अगर हम अपनी बात को बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि जो बात है अगर हमको वो किसी के सामने प्रेजेंट करनी आ गई तो बात करने से बात बनती है और बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, राइट। सो वैसा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और अगर हमें मिला ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें मिली तो हम आपके ट्रेनिंग सेशंस को भी ज्वाइन करने की ऑलवेज वेलकम। तो थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, बहुत। नमस्ते। नमस्कार।